हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी में 5 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जिधर दो राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें एक राजा के लोगों ने रेड ड्रेस पहनी होती है और दूसरे राजा के लोगों ने येलो ड्रेस पहनी होती है। रेड ड्रेस वाले लगभग जीतने ही वाले होते हैं, तभी पहाड़ पे बैठा हुआ एक पुजारी अपने मंत्रों से काला जादू कर देता है, जिससे येलो ड्रेस वाले सारे लोग जॉम्बी बन जाते हैं और सभी को खाने लग जाते हैं। तब रेड ड्रेस वालों का जनरल डोंजू एक बड़ी तलवार से सब पर हमला करने लग जाता है, लेकिन जॉम्बी इतने ज़्यादा और खूंखार थे, उसे भी जॉम्बी पकड़ लेते हैं। और एक पहाड़ से यही सीन तीन भाई देख रहे होते हैं। वो अपने लोगों को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं और मैदान में उतरकर अपने कृष्णमाई हथियारों से सब जॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। डोंजू हैरान हो जाता है कि ये लोग कौन हैं जो बड़े आराम से तीनों ही सारे जॉम्बीज को मार रहे हैं, और तीनों सब जॉम्बीज को मार देते हैं, साथ में पुजारी को भी मार देते हैं और डोंजू बच जाता है। पर उसे क्या पता, यही तीन भाई उसे आगे जाकर मार देंगे। मूवी की शुरुआत में हमें इन्हीं तीन भाइयों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। पृथ्वी पर 100 साल पहले कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया था जिनमें स्वर्ग और नरक की शक्तियाँ होती हैं, और जब भी वो लड़ाई जीत जाते हैं उनकी शक्तियाँ ज़्यादा ही होती रहती हैं। और इन भाइयों को डायनेस्टी वॉरियर कहा जाता है, और इस मूवी का नाम भी डायनेस्टी वॉरियर है। इनमें ये है सबसे बड़ा भाई लुइस, ये छोटा भाई वैंग, और ये है उससे छोटा भाई रे। और युद्ध में जीतने के बाद डोंजू उन्हें पूछता है कि तुम तीनों किस सेना के आदमी हो, बताओ। फिर वो बोलते हैं हम सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, किसी के साथ नहीं है। फिर डोंजू सब कुछ सुनकर चला जाता है। फिर तीनों भाई चिढ़ जाते हैं कि हमने तो इसकी जान बचाई और ये शुक्रिया तक नहीं कर गया। खैर, वो वापस चले जाते हैं। जब डोंजू अपने राज्य में वापस आ जाता है तो राजा के छोटे बेटे को राजगद्दी पे बैठा देते हैं, क्योंकि राजा तो मर जाता है, लेकिन डोंजू एक बच्चे के सामने अपना सर नहीं झुकाता और उसे गद्दी से उठाकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठा देता है। मंत्री भी कुछ नहीं बोल पाते, और जो बोलने की कोशिश भी करते हैं डोंजू उन्हें मार देता है। पर एक सेनापति जिसका नाम युआन है, वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है, और डोंजू अपने बेटे के राजे बनने की खुशी में सबको दावत देता है। और सब बात कर रहे होते हैं कि राजा मर गया और डोंजू ने उसके बेटे से भी उसका राज छीन लिया, और हम इधर दावत का मजा ले रहे हैं। फिर युआन जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम लोग एक नंबर के कायर हो। लेकिन सीनियर मंत्री बोलता है, तुम एक सेनापति हो, अपनी हद में रहो। युआन टेबल को फेंकता है और बोलता है, सेनापति तुम लोगों से तो वीर और काबिल होता है, और मैं राजा के बेटे को उसका राज वापस दिलाकर रहूंगा। और दूसरी ओर तीनों भाई एक गांव में जाते हैं। उस गांव में एक लीडर उनसे पूछता है, तुम तो इधर के नहीं लगते, सच बताओ किधर से आए हो। लुइस कहता है कि वो राजकुमार चिन का वंशज है, और वो लीडर विश्वास नहीं करता, और गांव के लोग लीडर को पकड़कर उसे पेड़ से बांधकर मारने लग जाते हैं। तीनों भाई मिलकर उसे कौड़े मारते हैं, और उधर के लोग भी उनके ही साथ होते हैं। फिर डोंजू के आदमी भी गांव में आ जाते हैं और लोग भागने लग जाते हैं। फिर रे एक सोल्जर का सर काटने वाला होता है, लेकिन लुइस उसको रोकते हुए बोलता है कि ये राजा के लोग हैं, इनको मारना ठीक नहीं है। फिर वो किसी की जान नहीं लेते, लेकिन सबको खूब पीटते हैं। फिर तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना उनका पीछा नहीं छोड़ती। तब वैंग जोर से जमीन पर भाला मारता है और सारे कई दूर जाकर गिरते हैं और धरती फट जाती है। फिर वो तीनों उधर से भाग जाते हैं, और फिर उन्हें
पता चलता है कि युआन नाम के विरोधी ने मिलकर विरोधी दल बनाया है। फिर वो तीनों उनके पास जाते हैं और रास्ते में एक जंगल होता है और ये जंगल कृष्णमाई जंगल होता है। चारों तरफ चमकदार रोशनी होती है और उनके सामने एक लड़की सीढ़ियों पर खड़ी होती है। वो लुइस से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम किनके वंशज हो और ये तुम्हारे भाई वैंग और रे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हथियार बनाती हूँ और मैं उन्हें ये हथियार देती हूँ जिन्हें नक्षत्र इधर खुद लेकर आते हैं। लगता है तुम्हें भी नक्षत्र इधर लेकर आए हैं। तुम लोग लेकिन जा कहाँ रहे हो? वो बताते हैं, हम हीरोज पाग नाम की जगह पर जा रहे हैं। उधर 18 सेनापतियों का एक गुट है जो डोंजू के खिलाफ विरोध करने के लिए अपनी सेना बना रहे हैं और डोंजू ने एक बहुत शक्तिशाली अपना सेनापति बनाया है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें भी लोग चाहिए। और लोबो का नाम सुनते ही ये औरत चौंक जाती है और बोलती है, इंसान के रूप में एक शैतान है। आज तक जो उसके साथ लड़ा है वो मर ही गया है। एक बार तारे उसे भी उसके पास लेकर आए थे और मैंने उसे स्पेशल एक कुल्हाड़ी दी थी और उसने अपनी कुल्हाड़ी से अपने ही पिता की जान ले ली। और डोंजू का दुश्मन था सैम। जब लोबो ने सैम को मार दिया तो डोंजू ने खुश होकर उसे अपना सेनापति बना दिया। और अगले सीन में एक सेनापति युआन से कहता है, मैं डोंजू को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। और युआन डोंजू के कमरे में जाता है और उधर वो शैतान भी होता है। युआन डोंजू को कविताएं सुनाने के लिए जाता होता है और राजा खुश होकर बोलता है लोबो को कि इसको अच्छा सा घोड़ा दो क्योंकि इसने बहुत अच्छी कविता सुनाई है मेरे लिए। और लोबो उसका गिफ्ट लेने के लिए चला जाता है। और डोंजू जब सोता है, युआन अपना चाकू निकालता है जो कि उसे सेनापति ने दिया था और बोला था बड़े से बड़ा पत्थर भी काट देता है। पर जब युआन चाकू निकालता है तो सूरज की किरणें चाकू से रिफ्लेक्ट होकर डोंजू के ऊपर पड़ जाती हैं और डोंजू जाग जाता है। फिर युआन झट से नीचे बैठकर उस चाकू को डोंजू को देता है और बोलता है, पता है इस चाकू से आप पत्थर को भी काट सकेंगे। इतने में लोबो आ जाता है। फिर डोंजू आईने पे चाकू मारता है और आईना 2 टुकड़ों में टूट जाता है और डोंजू काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन लोबो को शक हो जाता है और युआन का पीछा करता है। युआन घोड़े पे बैठकर उधर से भाग जाता है लेकिन लोबो उसका पीछा करते करते पास आकर वो शाही कुल्हाड़ी मारता है और उससे बिजली निकलती है। फिर लोबो अपनी शक्ति से पहाड़ के टुकड़े कर देता है जिससे युआन उसके नीचे आ जाता है। अब युआन नहीं बच सकता। ये सोचकर लोबो वापस महल चला जाता है लेकिन युआन एक नदी के पास पड़ा हुआ होता है और उसी गांव के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। लेकिन डोंजो बोलता है कि उसे उसकी लाश देखनी है। फिर वो पूरे राज्य में पोस्टर लगवा देता है कि जो भी इसको लेकर आएगा उसको 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। फिर युआन जिधर होता है उधर के कुछ लोग बता देते हैं और उधर के राजा उसे बंदी बना देते हैं और बोलते हैं, कल तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा और सोने के सिक्के लूंगा। पर अगले दिन युआन से बात करने के बाद राजपाल अपना इरादा बदल देता है और उसके साथ मिल जाता है। फिर वो दोनों युआन के चाचा के घर जाते हैं। उधर वो थके होते हैं और सो जाते हैं। फिर कुछ आवाज़ सुनकर युआन उठ जाता है और देखता है कि चाचा के परिवार वाले चाकू को तेज कर रहे होते हैं और युआन को शक हो जाता है कि वो हमें ही मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन वो बाहर से बंद होता है। फिर युआन बाहर आकर सबको मार देता है। फिर देखता है कि वो सूअरों को मारने वाले थे उसकी बात कर रहे थे। फिर युआन ठंडा पड़ जाता है कि ये मैंने क्या कर डाला, पर वो रुक नहीं सकते, उधर से चले जाते हैं। रास्ते में चाचा मिल जाता है
जो पास के गांव से कुछ लेकर आते हैं इनके लिए। तुम जा क्यों रहे हो? खाना भी नहीं खाया, चलो वापस चलो। युआन की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो कहता है, चाचा आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जो मेरा साथ देता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आपके परिवार का भी एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। चाचा ये नहीं सुन पाते और गिर जाते हैं। युआन उन्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाने देता और चाकू से उन्हें भी मार देता है। ये देखकर राजपाल को युआन पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कैसे जल्लाद आदमी हो, अपने चाचा की बेमतलब जान ले ली। युआन बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो अकेले नहीं जी पाते और मुझे उनका सहारा बनना पड़ता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर जंगल में वो उसी औरत से मिलते हैं और वो औरत उसे 100 साल पुरानी तलवार देती है और उस तलवार में बहुत शक्तियाँ होती हैं। फिर युआन अपने पिता के शहर जाता है और अपने पिता से बोलता है, मुझे आपके सेना चाहिए डोंजू से लड़ने के लिए। और पिताजी बोलते हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर वो पोस्टर लगा देता है, अगर कोई डोंजू के खिलाफ खड़ा होना चाहता है तो मेरे साथ आइए। फिर देश के कई जवान इकट्ठे हो जाते हैं और लड़ने के लिए निकलते हैं। फिर वो औरत 3 भाइयों को बताती है कि यहाँ कोई भी आता है उसे एक खास हथियार मिलता है। फिर वो तीनों की जब आंख खुलती है तो उन्हें पता लगता है वो सपना देख रहे थे, पर जब घूमते हैं देखते हैं उधर हथियार सच में पड़े थे और वो उसे उठाकर चले जाते हैं। एक पहाड़ी पर युआन और उसका साथ देने वाले लोग होते हैं। फिर तीनों भाई भी उधर पहुंच जाते हैं, पर सैनिक उन्हें अंदर नहीं जाने देते, पर युआन कहता है उन्हें अंदर आने दो। फिर वो मीटिंग करते हैं कि कैसे डोंजू पर हमला करें और टैंग नाम का राज्यपाल 40,000 सेना लेकर आया था, इसीलिए इनका सरदार भी वही होता है और इसकी भनक डोंजू को भी लग जाती है। वो लोगों को भी तैयार कर कर किले के चारों तरफ पहरा देने को बोलता है। फिर युआन और उसके साथ सारे ड्रिंक करने लग जाते हैं और 3 भाई भी ड्रिंक मांगते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, तुम तीनों को क्यों दें, कितने सोल्जर लाए हो तुम? फिर वो बोलता है, मैं मोची हूँ, मेरा भाई द्वारपाल का काम करता है और मेरा छोटा भाई खाना बना लेता है। यह सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। वैंग को गुस्सा आता है, लेकिन लुइस उसे शांत करता है और बोलता है, हम अपने देश के लिए मर मिट जाएंगे। ये सुनकर युआन इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है और डोंजू का सेनापति शॉन अपनी सेना लेकर युआन को ललकारने लग जाता है और युआन अपने मेंबर्स के साथ फैसला करता है कि इसे हमला कर कर मार देना चाहिए और हमें आगे आसानी भी होगी। फिर एक सेनापति बोलता है कि शॉन से मैं लड़ूंगा और युआन मान जाता है क्योंकि वो एक बार भी युद्ध नहीं हारा और शॉन एक वार से ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर उछलकर सीधे युआन की गुफा में चला जाता है और शॉन बोलता है, और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है? और ये सुनकर वैंग आगे बढ़ता है, लेकिन लुइस चुपचाप उसको रोक देता है। फिर युआन इस बात को नोटिस कर लेता है। फिर एक सेनापति आगे आता है कि मैं जाऊंगा। वो भी जाता है, लेकिन उसका भी सर गुफा के अंदर ही गिरता है। फिर एक एक कर 6 आदमी भेजे जाते हैं और सारे लोगों का सर गुफा के अंदर गिरते हैं। फिर लुइस कहता है, मेरा भाई वैंग जाएगा और उस शॉन का सर काट कर लेकर आएगा। फिर सरदार बोलता है, मेरा सबसे अच्छा सेनापति भी मारा गया, तो तुम्हारा भाई जो कि द्वारपाल है
उससे क्या होगा। फिर युआन उसे जाम पिलाता है और बोलता है जीत तुम्हारी होगी, लेकिन वैंग बोलता है इस लड़ाई के लिए मुझे वाइन की ज़रूरत नहीं है। फिर शॉन उससे लड़ने लगता है, लेकिन शॉन उसे मार नहीं पाता और वैंग शॉन का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर शॉन की सेना भाग जाती है। फिर वैंग शॉन का सर लेकर गुफा में आ जाता है। फिर सारे राज्यपाल इन भाइयों को सलाम करते हैं और माफ़ी मांगते हैं उनके बर्ताव के लिए। फिर उन्हें छोटी सेना भी दे देते हैं। फिर वो छोटे छोटे राज्यों पर हमला कर कर आगे बढ़ते हैं। फिर लोबो भी अपनी टुकड़ी लेकर उनकी तरफ निकलता है। वो बहुत मीलों दूर से तीर चलाता है जो कि सीधे गुफा में जाकर लगता है। उसमें एक खत होता है जिसमें उसने इनको युद्ध के लिए ललकारा था। जब लोबो आता है 18 में से 10 राज्यपाल अपनी सेना लेकर भाग जाते हैं। फिर युआन डिसाइड करता है कि लुइस के भाई उसकी सेना के साथ लोबो के साथ लड़ें और इसी बीच ये लोग दूसरी तरफ जाकर राजधानी पर हमला कर देंगे। तीनों भाई लड़ने के लिए जाते हैं। दोनों सेना आमो सामने होती है, जिनमें सिर्फ एक लकड़ी के पुल का रास्ता होता है और अचानक तेज हवा चलने लग जाती है। युआन की सेना के हेलमेट उड़ने लग जाते हैं और लोबों को पता चलता है कि इन्होंने तो भूसा भर रखा है और इन्होंने नकली सेना खड़ी करी है ताकि हम डर जाएं। फिर दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर युआन की सेना भागना शुरू कर देती है, लेकिन ये युआन का ही प्लान होता है। वो एक फॉर्मेशन बनाकर लोबो की सेना को बीच में दबोच लेते हैं और भालों से सीधा उन पर हमला कर देते हैं। फिर वैंग अपना हथियार निकालकर हमला करता है। उसमें से आग निकलती है और वो एक ही वार से कितने आदमियों को ढेर कर देता है। वैंग भी बहुत शक्तिशाली बन चुका था। युआन दूसरी तरफ से राजधानी पे घुसने की कोशिश करता है। फिर लोबो भी अपनी शक्तियों से लड़ने लग जाता है। वो एक ही वार से 10,000 सिपाहियों को मार देता है और लोबो और 3 भाइयों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें लकड़ी का पुल ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाते हैं। उधर भी वो लड़ते रहते हैं, पर दोस्तों लोबो बहुत शक्तिशाली था। फिर वो लुइस को उस औरत की कही बात याद आती है कि जितना इस वेपन पर खून लगेगा इसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। फिर 3 भाई अपना ही खून अपने हथियार पर लगाते हैं। फिर तीनों लोबो पर हमला करते हैं, लेकिन लोबो उन्हें अपनी शक्ति से दूर फेंक देता है। इधर डोंजो अपनी राजधानी शिफ्ट करने वाला होता है और वो अपनी होने वाली नई पत्नी को भी साथ लेकर जाना चाहता है, पर ये लड़की लोबो से प्यार करती थी। जी हाँ दोस्तों, लोबो और ये लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और डोंजू का आदमी हवा में आग के गोले फेंक कर लोबो को इशारा कर देता है कि इधर तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो तुरंत लड़ाई छोड़कर डोंजू के पास जाता है और दोनों राजधानी छोड़कर चले जाते हैं। फिर युआन राजधानी पर जीतकर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है डोंजू तो राजकुमार को भी बंदी बनाकर लेकर अपने साथ ही चला गया। अब इनका प्लान ये है कि राजकुमार को छुड़ाकर कैसे भी लेकर आना है। फिर कुछ साल के बाद दिखाते हैं तीनों भाई की अपनी अपनी सेना है और उधर युआन आता है। अब वो साधारण सेनापति नहीं बल्कि डोंजू का खात्मा भी करना चाहता है और वहीं का राजा बनना चाहता है। फिर वो दोनों शतरंज खेलते हैं और लुइस को अपने साथ आने को कहता है। फिर लुइस बोलता है मैं किसी के साथ मिलकर कुछ नहीं करना चाहता, मैं वही करूँगा जो इस राज के लिए अच्छा होगा, लेकिन तुम मेरे हमेशा अच्छे दोस्त रहोगे। और युआन उधर से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और बाकी की मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे सेकंड पार्ट में दिया है। और कमेंट जरूर करना कि फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।